स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेड शोर। ये फंडामेंटल का टॉपिक है। तो देखिएगा बेड शोर क्या होता है। बेड शोर को अपन अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है आपके सामने, प्रेशर शोर, प्रेशर अल्सर या डेक्यूवाइटिव अल्सर। इन तीनों नामों से भी बेड शोर को जाना जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, तो देखिएगा डेफिनेशन, इट इज़ द लोकलाइज्ड नेक्रोसिस ड्यू टू द लॉन्ग टाइम प्रेशर ऑन द साइट। यह क्या होता है कि एक लोकलाइज्ड मतलब लोकल जगह पर नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। नेक्रोसिस क्या होता है, अपन की सेल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, इनको ब्लड सप्लाई चाहिए। ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, ब्लड, क्योंकि ब्लड लाएगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। बट अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो गई है या फिर बिल्कुल ही बंद हो गई है, स्टॉप हो गई है, तो वहाँ के टिश्यू, वहाँ की सेल्स डेड होने लगेंगी और नेक्रोसिस की कंडीशन जनरेट होगी, मतलब सेल का डेथ होना। इट इज़ कॉल्ड नेक्रोसिस। तो यहाँ पर डेक्यूवाइटिव अल्सर में, प्रेशर अल्सर में, बेड शोर में क्या चीज़ देखने को मिल रही है, इट इज़ द लोकलाइज्ड, लोकल एरिया पे नेक्रोसिस हो रहा है। ड्यू टू द, क्यों हो रहा है, लॉन्ग टाइम प्रेशर ऑन द साइट। किसी भी साइट पर लॉन्ग टाइम तक अगर प्रेशर बना रहेगा तो वहाँ की ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी और ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होने की वजह से वहाँ की सेल्स डेथ होने लगेंगी, जिसको नेक्रोसिस बोलते हैं। वो सेल्स जब डेथ हो जाएंगी तो उसी चीज़ को अपन बोल देंगे बेड शोर या प्रेशर अल्सर या प्रेशर शोर। तो अब इसके कोजेज़ क्या होते हैं, बेड शोर होने के कोजेज़ क्या हो सकते हैं, तो देखिएगा जो फर्स्ट मेन कोज है वो है प्रेशर। बॉडी के किसी भी साइड पर, किसी भी पार्ट पर अगर प्रेशर लग रहा है लॉन्ग टाइम तक, तो उसके बाद प्रेशर लगने से होगा क्या, डिक्रीज़ हो जाएगी वहाँ की ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो गई तो ऑक्सीजन भी डिक्रीज़ हो जाएगी और न्यूट्रिशन भी डिक्रीज़ हो जाएंगे। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को ब्लड लेके जाता है और जब ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को लेकर जाएगा और वो ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है तो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन भी नहीं पहुँचेंगे सफिशिएंट अमाउंट में। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो स्किन की सेल्स और टिश्यू डेथ हो जाएंगे। स्किन की जो सेल्स है और टिश्यू है वो डेथ हो जाएंगे और उसकी वजह से प्रेशर शोर देखने को मिलेगा। तो ये तो हुआ फर्स्ट इम्पोर्टेंट रीज़न, प्रेशर। अब सेकंड चीज़ है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से भी आपको बेड शोर देखने को मिल सकता है। फ्रिक्शन की वजह से कैसे देखने को मिलेगा, देखिएगा हार्ड सरफेस, अगर आप किसी हार्ड सरफेस पर बहुत लॉन्ग टाइम से एक ही पोजीशन पर सिट हो या बैठे हो या लेटे हो, जैसे भी एक ही पोजीशन पर हो, तो वहाँ पर फ्रिक्शन होने के चांसेस होंगे। और जब हार्ड सरफेस होगी तो उसकी वजह से फ्रिक्शन होगा, वहाँ पर ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होगी और ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होगी, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी और सेल्स की डेथ होने लगेगी। देखिएगा लूज लिनन, अगर आपने किसी भी पेशेंट को बहुत लॉन्ग टाइम से एक ही जगह पर लेटा रखा है बेड पर और आपने उसकी पोजीशन भी चेंज नहीं करी और वहाँ की जो लिनन है वो लूज़ है, और लूज़ लिनन की वजह से या रिंकल पड़ रहे हैं लिनन पर, तो उसकी वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और फ्रिक्शन होने की वजह से ही बेड शोर हो सकता है। अब ये तो हुआ फ्रिक्शन। अब थर्ड आता है मॉइस्चर। अब मॉइस्चर की वजह से बेड शोर कैसे होता है, तो देखिएगा आपको पता है कि अगर नमी हुई कहीं भी बॉडी के अंदर, अगर नमी हुई, मॉइस्चर हुआ, तो उसकी वजह से भी बेड शोर हो सकता है। तो मॉइस्चर किस किस कंडीशन में हो सकता है, इनकॉन्टीनेंस ऑफ यूरिन, यूरिन का इनकॉन्टीनेंस आना, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप करके यूरिन पास आउट हो रहा है। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप करके यूरिन पास आउट हो रहा है तो उसकी वजह से भी वहाँ की जो स्किन है वहाँ पे मॉइस्चर बनेगा और मॉइस्चर की वजह से वो वहाँ पर अल्सर होने के चांसेस हो जाएंगे। सेकेंड है इसी के अंदर एक्सेसिव स्वेटिंग। अगर एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है उसकी वजह से भी मॉइस्चर पैदा होगा और मॉइस्चर की वजह से अल्सर होने के चांसेस हो जाएंगे।
तो ये तो हुए अपन के कोज। अब ऐसा नहीं है कि बॉडी में सब जगह ही बेड शोर देखने को मिलेगा, प्रेशर शोर देखने को मिलेगा। बेड शोर की भी मोस्ट कॉमन साइटें होती हैं। तो देखिएगा अपन पढ़ेंगे कॉमन साइट ऑफ प्रेशर शोर या बेड शोर। अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में, अब सुपाइन पोजीशन क्या होती है कि देखिएगा ये है बेड और ये है आपके पेशेंट और ये सीधा लेटा हुआ है, ठीक है, ये पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, तो इसको तो बोलेंगे आप सुपाइन पोजीशन। अब सुपाइन पोजीशन में बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर कोई पेशेंट लेटा हुआ है तो ऑक्सीपिटल एरिया में, मतलब ये हेड के जस्ट पीछे ऑक्सीपिटल एरिया में आपको अल्सर देखने को मिल सकता है, या स्कैपुला रीजन पर, स्कैपुला मतलब होता है शोल्डर, शोल्डर वाले पार्ट पर प्रेशर लगेगा और प्रेशर लगने की वजह से अल्सर कॉज हो सकता है। या फिर सेक्रल, सेक्रल या बटक्स, ये बटक्स वाले पार्ट पर भी आपको प्रेशर की वजह से बेड शोर देखने को मिल सकता है। या एंड पार्ट है हील, एड़ियों की साइड, हील की साइड भी आपको प्रेशर शोर देखने को मिल सकता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पेशेंट एक ही पोजीशन पर बहुत लॉन्ग टाइम तक लेटा हुआ है, उसकी वजह से उसके जो पॉइंट हैं, प्रेशर पॉइंट हैं, ये प्रेशर पॉइंट होते हैं ऑक्सीपिटल एरिया, स्कैपुला, सैक्रल और हील। इन प्रेशर पॉइंटों पे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी, और जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होगी तो सेल्स की डेथ होगी, और सेल्स की डेथ होगी तो इट इज़ कॉल्ड बेड शोर, नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस को बेड शोर कह रहे थे अपन। तो देखिएगा और कौन सी पोजीशन में भी हो सकता है, तो प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन के अंदर देखिएगा पेशेंट बेड है और पेशेंट यहाँ पर उल्टा लेटा हुआ है, ठीक है, पेशेंट उल्टा लेटा हुआ है। अब प्रोन पोजीशन में अगर पेशेंट उल्टा लेटा हुआ है तो उसका हेड एक साइड रहेगा, तो ईयर की साइड आपको प्रेशर शोर देखने को मिल सकता है। एक्रोमिन प्रोसेस पर देखने को मिल सकता है। एक्रोमिन प्रोसेस होती है ये वन साइड चिक, शोल्डर, शोल्डर, वन साइड रिब्स, इस वाले पार्ट को एक्रोमिन प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल सकता है? बेड शोर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो प्रोन पोजीशन में अगर कोई पेशेंट लेटा हुआ है लॉन्ग टाइम तक तो ईयर की साइड प्रेशर शोर देखने को मिल सकता है, एक्रोमिन प्रोसेस पर रिब्स की साइड देखने को मिल सकता है, और नी, घुटनों में देखने को मिल सकता है प्रेशर शोर या बेड शोर। अब देखिएगा इसकी भी स्टेज होती हैं, अपन ने इसको 4th स्टेज में डिवाइड करा है। अब 4th स्टेज में डिवाइड करा है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो इसके अपीयरेंस के हिसाब से अपन ने इसको कैटेगराइज किया गया है कि भाई ये दिखने में कैसा होगा, उसके हिसाब से इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा है। जैसे कि आप सबको पता है कि इन्फ्लामेशन होता है, तो इन्फ्लामेशन में जो साइन दिखता है वो दिखता है रेडनेस। अगर आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, और शुरू में पहले फर्स्ट स्टेज होती है, फिर सेकंड में जाता है पेशेंट, फिर थर्ड में जाता है, और आपने ट्रीटमेंट नहीं करा तो वो 4th स्टेज में पहुंचता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में आपको वहाँ पर रेडनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। अब सेकंड स्टेज में आपको फर्स्ट चीज़ क्या देखने को मिलेगी? पर्पल कलर देखने को मिलेगा, पर्पल कलर देखने को मिलेगा। जबकि थर्ड स्टेज के अंदर कलर जो कैसा हो जाएगा? ब्राउन टू येलो, ब्राउन टू येलो कलर देखने को मिलेगा। और 4th स्टेज में आपको बिल्कुल ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, मतलब वहाँ पर ब्लड सप्लाई बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, सेल्स डेथ हो गई हैं, तब आपको ब्लैक कलर 4th स्टेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये कौन कौन सी साइट को अफेक्ट कर सकते हैं बॉडी की, स्किन की, तो देखिएगा स्किन का कौन कौन से पार्ट को ये अफेक्ट कर सकते हैं। तो एपिडर्मिस, फर्स्ट स्टेज में सिर्फ एपिडर्मिस ही अफेक्ट होती है, जबकि सेकंड स्टेज में डर्मिस अफेक्ट हो जाएगी,
थर्ड स्टेज के अंदर सब क्यूटेनियस, मतलब यहाँ पर कुछ टिश्यू भी अफेक्ट हो गए, और फोर्थ स्टेज में मसल्स लेयर तक अफेक्ट हो जाती हैं। अब जब मसल्स ही ख़त्म हो जाएंगी तो आपको यहाँ पर बोन विजुअलाइज होने लगेगी, बोन भी दिखने लगेगी। अब देखिएगा, जब आप उसको साइट को फील करोगे तो फर्स्ट स्टेज के अंदर कूल देखने को मिलेगी, ठीक है, ठंडा देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लड आपके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और ब्लड का लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो वो साइट आपको कूल देखने को मिलेगी। जबकि सेकंड स्टेज के अंदर ब्लिस्टर बन जाएंगे। ब्लिस्टर देख, जैसे स्मॉल बॉक्स में बन जाते हैं ब्लिस्टर, छोटे छोटे जिनके अंदर पस भरी रहती है, उनको बोलते हैं ब्लिस्टर। तो सेकंड स्टेज में ब्लिस्टर देखने को मिलेंगे। थर्ड स्टेज के अंदर वाटरी डिस्चार्ज होगा। उन ब्लिस्टर के अंदर से जो फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, वो बाहर निकलेगा, तो वाटरी डिस्चार्ज थर्ड स्टेज में देखने को मिलेगा। जबकि फोर्थ स्टेज के अंदर पस का फॉर्मेशन होने लगेगा, क्योंकि बिल्कुल डेड हो गया है, जो भी स्किन है, मसल्स हैं, वो डेड हो गई हैं, तो वहाँ पर पस का फॉर्मेशन होने लगेगा। ये तो हुई अपने स्टेज। अब देखिएगा नेक्स्ट असेसमेंट। अब आप कैसे असेस करोगे कि कौन सी स्टेज में है, क्या है, तो बेड शोर को असेसमेंट करने के लिए एक स्केल यूज़ करते हैं। एक स्केल यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं वार्डन स्केल। अब इस स्केल के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो ये असेसमेंट किया जाता है वार्डन स्केल से। अब नेक्स्ट देखिएगा, आप इसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो, आप इसको रोक कैसे सकते हो, और अगर ये हो गया तो इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो। तो देखिएगा, अपन जो इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट करते हैं, सोप एंड प्लस वाटर, सोप और प्लस वाटर से आपको क्लीन करना है और ड्रेसिंग करनी है। आप NS से भी इसको क्लीन कर सकते हो, नॉर्मल सलाइन से, और ड्रेसिंग कर सकते हो। H2O2 भी अपन कई बार यूज़ में लेते हैं, और 1% जिंक ऑक्साइड का पाउडर भी अपन बेड शोर को ट्रीट करने के लिए यूज़ लेते हैं। ओके, अब देखिएगा, और आप क्या कर सकते हो, आप हॉट एप्लीकेशन दे सकते हो। जिस एरिया पर बेड शोर हो रहा है वहाँ पर हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा सकते हो। और ऐसा ना हो, प्रिवेंशन करने के लिए आपको क्या करना है कि पेशेंट को एक ही सिचुएशन में, एक ही पोजीशन में लॉन्ग टाइम तक उसको रखना नहीं है। आपको क्या करना है, फ्रिक्वेंटली चेंज द पोजीशन, बार बार आपको हर 2 घंटे में उसकी पोजीशन को चेंज करवाते रहना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन बेड शोर के लिए करते हैं। तो आई होप you understand bed shore. Okay students, thank you.